वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एस के। आज की वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अलंकार के नाम से जाना जाता है। बोर्ड स्पेशली दो टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आपका पहला टाइप है वो इस प्रकार होता है, डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विद टू एग्जाम्पल। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिखनी होती है और साथ ही साथ उसके आपको मिनिमम दो एग्जाम्पल देने होते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है वो इस प्रकार होता है, पॉइंट पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग गिवन लाइन्स और स्टैंजा। इसमें आपको कुछ लाइनें दी जाती हैं जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना होता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है बोर्ड एग्जाम। तो हम इसी में आपको यहाँ पर डिफिनीशन, एग्जाम्पल और उनको पहचानना, यही तीन चीज कवर करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। इसमें पहला आता है कि टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निम्न 7 प्रकार के अलंकार दिए हैं जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जो पहला है, आपका जो पहला दिए है वो है सिमिली, जिसे हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। जो दूसरा दिए है वो है मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। जो आपका तीसरा है वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। चौथा है आपका एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी जिसे हिंदी में संबोधन कहा जाता है। आपका पांचवा नंबर है ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन जिसे हिंदी में विरोधाभास। एंड 6 नंबर हाइपरबोल, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति। जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति कहा जाता है। इन लास्ट एंड 7 नंबर है आपका ओनोमेटोपिया, मेटोपिया जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। यदि आप इन्हें हिंदी में भी याद करना चाहें तो इसके लिए एक 7 ट्रिक है सभी को। यदि आप सातों याद करना चाहें तो सातों के लिए एक ट्रिक है सभी के। यदि नाम आपको भूल जाती हैं तो वो है आपका शैम्पू। शैम्पू जो अधिकतर घरों में यूज होता है। देखिए हम एस से है शिमिली, एच से है आपका हाइपरबोल, ए से है एपोट्रॉफी, एम मेटाफर, पी पर्सोनिफिकेशन, ओ ऑक्सीमोरोन एंड सेकेंड ओ ओनोमेटोपिया। अब हम शुरू कर देने की डिफिनीशन। देखिए सिमिली होता क्या है देखते हैं। देखिए सिमिली की हम डिफिनीशन लिखते हैं कि सिमिली होता क्या है। तो ए सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच, ए सिमिली इज ए
figure of speech, figure of speech in which there is a comparison between there is a comparison between two different objects, two different objects having at least one point in common, one point in common। ये है आपकी डिफिनीशन। और देखिए आपको ये भी एक लाइन और लिख देनी है, द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो आर यूज्ड इन सिमिली, देखिए ये सिमिली क्या होता है कि सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं, जैसे ऊपर लिखा है। तो उपमा वह अलंकार है जिसमें दो डिफरेंट मतलब भिन्न, जिसमें दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिसमें कम से कम एक गुण समान होगा। उनमें जो एक क्वालिटी होती है वे लगभग समान होती है। और इसकी जो ट्रिक है, द वर्ड एज, लाइक, सो आर यूज्ड इन सिमिली। जो आपके ये वर्ड हैं एज, लाइक, सो, ये अधिकतर सिमिली के एग्जाम्पल में यूज होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका जो पहला है वो है, पहला है शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ये आपका पहला एग्जाम्पल है। देखिए इसमें वह ड्यू के जितना ताजा है। अब यहाँ पर देखिए वह और ड्यू ये दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। इनमें जो एक सिंपल कॉमन बात है वो है फ्रेश, यानी ताजा है। वह भी ताजा है जिस वस्तु की बात कर रहा है, और आपको जो ड्यू है वो भी ताजा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण समान है। इन दोनों में एक गुण समान है आपका फ्रेश। और आप यदि दूसरे टाइप से पहचानना चाहें तो दूसरा टाइप आपका जहां भी एज एंड एज ये और लाइक, सो, जहां भी आपके ये तीन वर्ड यूज हों, आप समझ जाइए वहां आपका कौन सा अलंकार है, सिमिली। बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है इसका, माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, लाइक ए सिंगिंग बर्ड, यानी मेरा हृदय गाती हुई चिड़िया की तरह है, यानी मेरा हृदय गाती हुई चिड़िया की तरह है। अब देखिए यहाँ पर ये लाइक वर्ड यूज हुआ, तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, सिमिली। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हिज लैंग्वेज इज, हिज लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, यानी उसकी भाषा शहद की तरह मीठी है। यहाँ भी देखिए लाइक यूज हुआ, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, सिमिली। आपको हमेशा ये दिमाग में रखने हैं पॉइंट कि जहां भी आपका लाइक, सो एंड एज ये तीनों शब्द यूज हों, वहां आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें सिमिली अलंकार है।
ये हुई इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल। आपको मिनिमम इसमें 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मेटाफर। दूसरा आपका आता है मेटाफर, जिसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन है ए मेटाफर is a figure of speech in which two different things are compared. Two different things are compared and treated as one. दूसरी लाइन इसमें भी ये भी लिखेंगे, द वर्ड्स यानी शब्द, एज दूसरा है आपका लाइक, एंड तीसरा है आपका सो, आर नॉट यूज्ड इन इट। इसमें आपको जो इसकी ये डिफिनीशन हुई, इसमें ये होता क्या है, रूपक वह अलंकार है जिसमें दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। टू डिफरेंट थिंग्स, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, यानी कंपेयर्ड मतलब तुलना की जाती है। एंड और उसे एक मान लिया जाता है। ट्रीटेड एज वन, उसे एक मान लिया जाता है। इसमें आपके जो वर्ड हैं एज, लाइक, सो, ये तीनों वर्ड यूज नहीं होते हैं। आपने पीछे अभी सिमिली देखा तो सिमिली में ये जो वर्ड थे ये यूज होते थे। यदि हम सिमिली में से ये वर्ड हटा दें तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मेटाफर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो इसके एग्जाम्पल हैं, इसमें है आपका पहला एग्जाम्पल, वैसे छोटा ही है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पर देखिए जो दोनों वस्तुएं हैं, लाइफ इज ए ड्रीम यानी जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया है। यदि हम इसकी डिफिनीशन से पहचाने तो यहाँ पर जो दो वस्तुएं हैं, लाइफ अलग है, ड्रीम अलग है, ये दो अलग वस्तुएं हैं लेकिन इनको एक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर एज, लाइक, सो ये वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है, मेटाफर। यदि हम इन्हीं वर्डों का यहाँ पर बीच में यूज कर दें तो ये आपका बन जाता है सिमिली। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोड, बेड ऑफ रोजेज, रोजेज मीन्स गुलाब, जीवन गुलाब की सेज नहीं है। यहाँ पर जो जीवन है और गुलाब की सेज ये दो अलग वस्तुएं हैं लेकिन इनको एक मान लिया गया है यहाँ पर। इसी में तीसरा एग्जाम्पल देखें। आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल याद करने हैं। यदि आप बोर्ड में अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल याद करके ही जाना है। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, शिप ऑफ डिजर्ट यानी यहाँ पर कहा गया है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पर कहा गया है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। यहाँ पर देखिए ये वर्ड यूज नहीं हुए। आप यहाँ पर ऊंट को और शिप, जहाज, शिप ऑफ डिजर्ट रेगिस्तान को यहाँ पर एक मान लिया गया है कि यानी जो कैमल है वो एक क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। ये कैमल
भी यहाँ पर एक ही मान लिया गया, कैमल को भी और शिप ऑफ डिजर्ट इसको भी, यानी एक मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफर। हम तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तो आपका तीसरा टाइप आता है वो है पर्सोनिफिकेशन। हम तीसरा यहीं पर लिख लेते हैं, वो आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसको हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं, मानवीकरण। देखिए इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, ये पर्सोनिफिकेशन क्या है। तो ए पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह वह अलंकार है इन विच लाइफलेस निर्जीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुएं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट, ऑफ एज पर्सन, एक मनुष्य मान लिया जाता है। पर्सन्स हैविंग लाइफ, जो जीवन रखते हैं, हैविंग लाइफ। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या है, मानवीकरण। मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तु लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं को तथा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तथा भावों को सजीव मान लिया जाता है। पर्सन्स हैविंग लाइफ, सजीव मान लिया जाता है। पर्सन्स हैविंग लाइफ का मतलब होता है सजीव, उन्हें क्या मान लिया जाता है, सजीव मान लिया जाता है निर्जीव वस्तुओं को। पर्सोनिफिकेशन में जो सजीव वस्तुएं होती हैं उन्हें, यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें सजीव माना जाता है। जो आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें सजीव मान लिया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे बात करें एग्जांपल की, तो एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यहाँ पर कहा गया चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। यहाँ पर देखिए चिंता को यहाँ पर एक सजीव वस्तु की तरह माना जा रहा है। कि क्यों माना जा रहा है, क्योंकि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। चिंता तो किसी के ऊपर बैठ नहीं सकती, किसी के चेहरे के ऊपर। यहाँ पर जो कवि है इसे क्या मान ले रहा है, सजीव मान ले रहा है। जो एनेक्सिटी चिंता को सजीव माना जा रहा है, बल्कि ये क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल में है लव इज ब्लाइंड। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेम अंधा होता है। अब देखिए जो प्रेम है ये भी एक निर्जीव वस्तु है, इसको क्या मान लिया गया, एक सजीव वस्तु मान लिया गया। इसे कहा गया कि एक अंधा है। अब जो निर्जीव वस्तु है वो तो अंधी हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर जो निर्जीव वस्तु है इसे इन्होंने सजीव मान लिया है और कहा कि वो एक अंधी है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ए लाई हैज नो लेग्स। एक झूठ कोई भी पैर नहीं रखता। अब देखिए जो झूठ है ये भी एक निर्जीव वस्तु है, इसके तो पैर हो नहीं सकते, ये भी क्या है, निर्जीव वस्तु है। ये कह रहा है कि ए लाई, झूठ कोई भी पैर नहीं रखता है। तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। इसमें आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। जो आपको छोटे लगे, मुझे लगता है ये सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों काफी छोटे हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा।
चौथा में आपका आता है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जिसे हिंदी में संबोधन बोला जाता है, जिसे हिंदी में संबोधन अलंकार के नाम से जाना जाता है। देखिए एपोस्ट्रॉफी क्या है। एपोस्ट्रॉफी क्या है? एन एपोस्ट्रॉफी is a figure of speech in which जिसमें there is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or ideas। देखिए बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। ये क्या है? तो एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित या मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। इसमें मेनली आपको एक चीज इसमें बता दूं कि इसमें आपको एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह दिखाई देगा जहां भी आपका एपोस्ट्रॉफी या फिर संबोधन अलंकार होगा। देखिए एपोस्ट्रॉफी का जो आपका साइन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा ऊपर, उल्टा आई जिसे हम बोलते हैं, वो होता है एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह। ये अधिकतर यूज होता है जब भी आप किसी को संबोधित करते हैं। यहाँ पर हिंदी में ही इसका नाम है संबोधन अलंकार, तो इस चिन्ह का यूज अवश्य होगा। देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बात करें, ओ डेथ एपोस्ट्रॉफी का देखिए चिन्ह लग गया यहाँ पर। कम सून, ओ मृत जल्दी आइए। यहाँ पर जो मृत है इसे क्या मान लिया, निर्जीव। जो ये मृत है इसे निर्जीव है यहाँ पर, उसे कह रहा है कि कम सून, जल्दी आओ। इसे एक, इसमें ये क्या कह रहा है कि इसे संबोधित कर रहा है। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे संबोधित कर रहा है, यानी संबोधन कर रहा है इसे। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में। ओ ग्रेव, ओ ग्रेव, फिर देखिए एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा यहाँ पर। वेयर इज दाई विक्टोरी, देखिए गाइस यहाँ पर जो दाई लिखा है इसका स्पेसिफिक मतलब होता है योर। जो यहाँ पर दाई है इसका मतलब होता है योर, मतलब तुम्हारी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसे संबोधित कर रहा है, वेयर इज दाई विक्टोरी, तुम्हारी विजय कहाँ है, तुम्हारा विजय कहाँ है। जो विक्टोरी का मतलब होता है इसका विजय मतलब होता है, तुम्हारा विजय कहाँ है। तो आपको सिंपल चीज है इसमें, यदि आप पहचान नहीं पा रहे कि एपोस्ट्रॉफी कहाँ है तो इसको आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, वो है इसका चिन्ह, एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह। जहां भी आपको मिले तो आप एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह देख लीजिए। यदि आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि इसमें कौन सा अलंकार है, एपोस्ट्रॉफी अलंकार, जिसे हम हिंदी में संबोधन अलंकार भी बोलते हैं। तो आप इसमें डिफिनीशन और मिनिमम आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। मिनिमम आपको 2 एग्जाम्पल इसमें लिख के चलना है। आपसे 2 ही एग्जाम्पल मिनिमम पूछते हैं तो आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल इसमें लिख लेना है। देखिए अगला देखते हैं। अगला आता है नंबर 5, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन।
ऑक्सीमोरोन, जिसे हिंदी में बोला जाता है विरोधाभास, जिसे हिंदी में विरोधाभास कहा जाता है। देखिए इसके भी डिफिनीशन देखते हैं। एन ऑक्सीमोरोन, एन ऑक्सीमोरोन is a figure of speech, is a figure of speech, यह वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, इन विच जिसमें टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट, टू अपोजिट क्वालिटीज, टू अपोजिट क्वालिटीज are added to the same thing। ये हुई इसकी डिफिनीशन। हम देखते हैं कि ऑक्सीमोरोन होता क्या है। तो ऑक्सीमोरोन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण को दिखाया जाता है। यानी ऑक्सीमोरोन में, जिसे हिंदी में ही इसे कहा जाता है विरोधाभास, इसमें जो दो वस्तुएं हैं ये जस्ट अपोजिट होंगी अपने एक दूसरे की। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल है इसका वो है लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। यहाँ पर कहता है ये जीवन कड़वी मिठाई है। यहाँ पर देखिए जीवन है, यहाँ पर कड़वी और मिठाई, ये जस्ट अपोजिट है अपने एक दूसरे के। जैसे ऑक्सीमोरोन में होता ही यही, ऑक्सीमोरोन में होता ही यही है कि इसमें जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर देखिए जो मीठा है और ये कड़वा है, ये जस्ट अपोजिट है, मीठा और कड़वा ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर ये कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरोन। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रेगुलरली, रेगुलरली एंड इरेगुलर, रेगुलरली एंड इरेगुलर। यहाँ पर देखिए ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं। ये रेगुलरली मीन्स नियमित, इरेगुलर अनियमित, वह नियमित और अनियमित है। यहाँ पर जो ये कह रहा है वो क्या है, नियमित अनियमित है। यहाँ पर रेगुलरली भी है, इरेगुलरली भी है। यहाँ पर दोनों आपस में विरोधी हैं, फिर भी इसमें यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो जब भी आपके दो अपोजिट वर्ड यूज हों तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसमें तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट। यहाँ पर देखिए इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला गुप्त है। यहाँ पर देखिए जो ओपन भी है और सीक्रेट भी है। ओपन मतलब होता है खुला, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त। ये भी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, खुला भी है और अपोजिट भी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ऑक्सीमोरोन। जब भी आपको दो अपोजिट वर्ड यूज हों एक ही लाइन में या फिर बोले एक ही स्टेंजा में, तो वहां पर वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो होगा आपका ऑक्सीमोरोन। अब अगला देखते हैं जिसे हाइपरबोल कहते हैं। अगला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, जिसे हम नंबर 6 बोलते हैं। हाइपरबोल, हाइपरबोल जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। आपने यदि हिंदी में पढ़ा होगा तो आप इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। यदि नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में आपको ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट
थोड़ा उससे डिफरेंट है। देखिए, इसकी भी आपको डिफिनीशन याद करनी है और विद एग्जाम्पल। मिनिमम आपको 2 एग्जाम्पल तो याद ही करने हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स पाना चाहते हैं तब। देखिए क्या है इसकी डिफिनीशन। ए हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच। हाइपरबोल वह अलंकार है जिसमें थिंग्स आर shown as greater or smaller, comma, better or worse than they really are अब इसे डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं। हाइपरबोल वह फिगर ऑफ स्पीच है या फिर अलंकार है जिसमें वस्तुओं को वास्तविकता से अधिक ग्रेटर यानी बढ़ाकर या फिर घटाकर अच्छा या खराब दिखाया जाता है, जो वो रियली में नहीं होती। इसमें ये होता है कि अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी वस्तु को अत्यधिक या तो बढ़ा के बात की जाएगी या अत्यधिक घटा के बात की जाएगी। इसमें यही इसकी पहचान है कि एक ही वस्तु को या तो अत्यधिक ज़्यादा उठा कर के बताई जाएगी या फिर अधिक छोटी करके बताई जाएगी, या फिर समझ सकते हैं कि या तो बुरी बताई जाएगी या फिर अच्छी बताई जाएगी। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है शी वेप्ट ocean of oceans of tears, यानी वह आंसुओं के महासागर रोती है। अब देखिए जो वह है, कोई आंसुओं के महासागर रोता है? नहीं रो सकता। आंसुओं के महासागर नहीं भर सकता वो। यहाँ पर उसके यानी रोने को उसके क्या कर दिया गया, अधिक बढ़ा के बात की गई है, यानी ओशियन के आंसू, यानी आंसुओं के महासागर होते भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं होगा कहीं पर। यहाँ पर यह क्या है, अतिशयोक्ति, मतलब जो बात है उसे अधिक बढ़ा के बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द वेव्स मीन्स तरंगे रोल्ड माउंटेन हाई। तरंगे, माउंटेन मीन्स पर्वत, हाई मीन्स ऊंचे। तरंगे पर्वतें जितनी ऊंची लुढ़कती हैं, जो तरंगे होती हैं पर्वतें जितनी ऊंची नहीं लुढ़कती। जो तरंगे होती हैं, आपने यदि पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तब आप तरंगों को अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि जो तरंगे हैं कुछ इस प्रकार चलती हैं, या तो सीधी रेखा में चलती हैं या फिर कुछ इस टाइप से चलती हैं। वे जो पर्वतों के बराबर इतनी ऊंची उसमें नहीं चलती। आई बात समझ में? जो ये पर्वत हैं, पर्वतों की ऊंचाई की जितनी इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उतनी नहीं होती। तो इसमें जो कहा गया है कि तरंगों को पर्वतों जितना ऊंची लुढ़कती हैं, ये जो इसकी लुढ़कने की बात कह रहे हैं ये लोग, इतना नहीं होता। इसमें ये तरंगों को अधिक बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कि जहां भी किसी बात को अधिक ऊपर उठाकर या फिर घटाकर बात की जाए तो उसमें हाइपरबोल होता है, जिसे हिंदी में हम अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। देखिए इसी का अब लास्ट एंड अंतिम है, जिसे हम बोलते हैं ओनोमेटोपिया, जिसे हम ध्वनि सूचक हिंदी में कहा जाता है। तो लास्ट एंड अंतिम है इसका 7 ओनो
मेटोपिया, जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक, जिसे हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। देखिए इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल। ये अधिकतर सिंपल चीज है, वैसे ये तो अच्छे समझ में आपको आएगी, वैसे समझ में आई होप कि आपको सभी समझ में आए होंगे, लेकिन ये थोड़ा इनसे सभी से हट कर है, ये कुछ ज्यादा ही समझ में आएगी। देखिए देखते हैं इसे, इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। ओनोमेटोपिया, एनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच, इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें द साउंड, in which the sound suggests its meaning, its meaning। एनोमेटोपिया वह अलंकार है जिसमें ध्वनि अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसमें जो साउंड होगा वो अपना अर्थ प्रकट करेंगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी छोटे हैं, डिफिनीशन भी छोटी है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो बीज हम, यानी जो मधुमक्खियां हैं वो हम की आवाज करती हैं, मधुमक्खियों की आवाज ही हम इस टाइप से चिल्लाती हैं। देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, द कैट म्यू, द कैट्स म्यू, जो बिल्लियां म्यू की आवाज निकालती हैं, इसमें ये इनकी ध्वनि ही होती है, जिसे आप हिंदी में देखते होंगे ध्वनि सूचक। इसका मतलब है कि जो बिल्लियां की जो आवाज होती है वो म्यू की होती है। तो इसमें सिंपल सी चीज पहचानने की है कि जिसकी जो आवाज होती है यदि वो वहां पर यूज हुआ है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें ध्वनि सूचक अलंकार है। इसमें तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कुक्कूज, कू, जो कुक्कूज यानी जो कुक्कू होते हैं वो कैसी आवाज निकालते हैं, कू की। ठीक? इस टाइप से हमने सातों जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो हमने देख लिया। इस प्रकार यह वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको फिगर ऑफ स्पीच अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यदि आप इस चैनल की सभी वीडियोज कंटिन्यूसली देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से आप 90, यदि आपको इंग्लिश आती है, आप थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हैं, तब आपके मार्क्स 90 तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तब भी आप लगभग मिनिमम आपके 50 to 60% मार्क आराम से पहुंच जाएंगे यदि आप पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।